माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। और आप मज़े करे होंगे, मज़े करते रहिए, ठीक है। समय परिवर्तनशील है लालो लालियों, अभी समझ जाओ आपके पास टाइम है, अन्यथा ये आप क्वेश्चन मार्क कर देना, मार्कर। अन्यथा आपको ये जो अभी जो मिस कर रहे हैं आप पढ़ाई, क्योंकि आप एक बैठ के सोच के अनुमान लगा लो, एक ही क्षेत्र बचता है लास्ट, और लास्ट पढ़ाई बचता है। आज की जो जनरेशन है उसमें जिसने पढ़ लिया है वो ही आगे है, अन्यथा सभी क्षेत्र आप सोचिए इस कोरोना में लगभग बंद हो रहे हैं। पढ़ने वाला जन जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो कुछ कर रहा है, अन्यथा आप को भी पता है कि हालत बहुत ख़राब है। तो इससे अच्छा है कि मेरा ये निवेदन है कि जो आपके पास पढ़ने का समय है, इस पढ़ने के समय को आप गवाइए मत। कल एक नौजवान की मेरे पास आ रहा है कि सर, फिर देखो यहाँ पे मैं उन्हें कोचिंगों की मूर्खता मानता हूँ, प्लस में विद्यार्थियों की मूर्खता मानता हूँ। विद्यार्थी है यहाँ पर आसपास की कोचिंग में नाम नहीं लूँगा, ठीक है, परंतु जो भी है कोचिंग बढ़िया है। वो उससे बोल रहा है कि सर हमें कोचिंग वाले ने 80% कोर्स करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, मैंने उससे पूछा भाई कितना, तो लगभग में अनुमान के आधार पर मैंने लगाया कि उसने केवल 50% कोर्स करवाया। वहाँ पर 50% कोर्स करवाया। मैंने एक दो से क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा था, और उसने बोला कि सर हाँ मेरे को तो अब मालूम चला है। अब बोल रहा है कि सर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ पर हुई नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हुई, प्लस में आपकी जो कृषि रसायन है वो भी वहाँ पर नहीं हुई, और बोला 80% हो गया। अरे मैं कहाँ पे 80% हुआ है, तेरे तो 20 क्वेश्चन क्लियर हैं, 20% कोर्स, यानी लगभग 50% कोर्स हुआ है, बता। तो समझो देश के नौजवानों, अब बोल रहा है कि सर आप फिजिकली क्लास बनाओ, तो फिजिकली क्लास में उस विद्यार्थी मेरा ये निवेदन है, कोई बात नहीं है, मैं फिजिकली क्लास बना दूंगा, ठीक है, परंतु ये है इस क्लास को मैं टाइम चेंज नहीं करूंगा। चाहे इससे मेरे को 2 क्लास बनानी पड़े, मैं बच्चों के लिए, एक सीधी सी बात है, मेरा कहने का मैं तैयार हूँ उनके लिए सेवा करने के लिए। आप ये मत सोचना कि सर आप टाइम कहाँ से निकाल लेंगे, मैं आपके लिए मैं पूर्ण टाइम देने के लिए तैयार हूँ। सोच रहे आप कहने का मतलब कि जो आपके लिए क्लास बनाऊंगा, ठीक है, और जो अगर आप लेना चाहते हैं फिजिकल की साथ में क्लास, ठीक है, तो फिजिकली क्लास आएगी आपको शाम को आएगी। यदि अगर हम बनाते हैं तो फिजिकली क्लास आपको कब आएगी, शाम को आएगी, इस बात का ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि सर इसी टाइम तो आपकी जो ये चल रही क्लास वही क्लास आएगी। इस क्लास में क्या हो चुका है, लगभग हमारा लगभग 5 टॉपिक हैं, 5 या 6 टॉपिक, उनमें से एक टॉपिक 1 या 2 क्लास में जाएगा पूरा, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे बिंदु पे, ठीक है। तो उस नौजवान से मेरा निवेदन है, यदि आप फिजिकली क्लास लेना चाहते हैं तो आपको अलग से क्लास, कहने का मतलब मैं अलग से बनाऊंगा, वही आप क्लास मिल सकती है। इस क्लास का टाइम चेंज नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो टेस्ट पेपर आपने दे दिया होगा सभी, ठीक है। जो भी हैं बच्चे मेहनत करें। एक नौजवान शायद बाहर का है, वो कहने का व्हाट्सएप पे भेज रहा है, मैंने बोला कि व्हाट्सएप पे नहीं, आप उस पर भेजिए, ठीक है। तो मैंने उसकी कॉपी में उसके कहने का मतलब जो उसकी वो है ना आंसर की मैंने चेक की, बढ़िया मेहनत की, ठीक है बंदे की। शायद इधर वो दूधवा का है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, केमिस्ट्री। तो पीछे वाली कक्षा में हम बात कर रहे थे जो आपका परमाणु द्रव्यमान हो चुका है हमारा, और जो अणु का द्रव्यमान हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आता है तुल्यांक की बार। तुल्यांक की बार के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत भी कल बताया था पिछले वाली कक्षा में, ठीक है भाई, यही हमारा सिस्टम होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे तुल्यांक की बार, और तुल्यांक की बार को देखते हैं कितना पढ़ सकते हैं जो भी है। तो हम पढ़ेंगे आपका तुल्यांक की बार। तुल्यांक की बार, यदि कोई लाला और लाली कहने का मतलब है जेठ है, उसके कोई मान लीजिए कोई भी और 11th का नौजवान, तो हम 11th की भी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, वो 11th वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया कहाँ पे, तो हम बात करें तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट मास से क्या आएगा इसमें, इक्विवेलेंट वेट, या हम इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं, भार, ठीक है, इसको वेट कहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना है पहले इस बात को कि भाई है क्या चीज़। यदि मैं यहाँ पर आपके सामने फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है, तो हाँ आपको सूत्र याद रहेगा, परंतु हम इस चीज़ को समझे, सर चीज़ क्या है। यदि हम केमिस्ट्री को दैनिक जीवन के साथ पढ़ें तो कठिन होती नहीं,
परंतु आप क्या करते हो, सूत्र को रट लेते हो, रटने के बाद में कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसको समझना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और ये मान लीजिए आपका कोई ये 2a है और यहाँ पे ए कौन है, c। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर ये b है। अब देखो सर ये b कितने का है, b मान लो सर आपके 100 ग्राम का है। कितने का है, 100 ग्राम का। और सर ये a कितने का है, 50 ग्राम का, और ये भी कितने हैं, 50 ग्राम का है। सर ये दो अलग हैं, ये बेचारी आपकी जो b आपको दिख रहा है वो अकेला है। अब सर हम इन दोनों को मिलाना चाहते हैं, इन तीनों को हम मिलाना चाहते हैं। ये b बोलता है कि मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ, मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ, मजबूरी है, क्या करे बताओ। आज किसी नौजवान का बर्थडे भी है शायद, आज का मतलब जब हम क्लास बन रही है उसकी बात करें, एंड जो तारीख आपका जो भी है, हैप्पी बर्थडे नौजवान जो भी हैं जिसका, अब उनके पास तो क्लास करने का मतलब कल जाएगी, मालूम हमें तो आज चला है, ठीक है। तो नौजवान हैप्पी बर्थडे जो भी आप क्लास ले रहे हैं और आपका आराम से कोरोना में खुशियाँ मनाओ, ठीक है। तो हम भी आपके लिए एक बार ताली बजा रहे हैं, ठीक है। अब जो भी आप, तो देखो इसमें b इस a दोनों के साथ जुड़ना चाहता है तो जुड़ेगा, तो एक स्थिति तो सर या तो इसके साथ जुड़ सकता है या इसके साथ जुड़ सकता है, परंतु सब सर दोनों के साथ जुड़ेगा। तो दोनों के साथ जुड़ेगा तो ये 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम इसको देगा, 50 ग्राम इसको देगा। बात समझ में आ रही है। जब सर यहाँ पे इसके साथ जुड़ेगा तो 50 ग्राम इसको देगा, 50 ग्राम इसको देगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर इसका जो भार होगा वो तुल्यांक भार कितना होगा, 50 होगा। और कितना होगा, 50 होगा। तो कहने का मतलब इसकी तुलना यदि इसके साथ की जाती है, इसका 50 इसके 50 के बराबर है, इसका 50 इसके 50 के बराबर है। या और मान लीजिए सर यहाँ पे मैंने लिखा a लिखा, यहाँ पे a लिखा, यहाँ पे इसका 50 है, इसका मान लो सर कितना है, इसका 50 है तो इसका भी मान लो 50 है, और इसका कितना है, कोई b है, इसका 200 है। कितना है, 200। अब सर यहाँ पे इसके साथ जुड़ना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि सर ये इसके साथ भी जुड़ना चाहता है, इसके साथ भी जुड़ना चाहता है, तो इसका आधा आधा हो जाएगा। सर 100 इसके साथ जुड़ेगा, 100 इसके साथ जुड़ेगा। इस स्थिति में इसका तुल्यांक की बार, b का तुल्यांक की बार कितना होगा, 100 होगा। यानी कहने का मतलब तुल्यांक की भार एक तुलनात्मक भार होता है। आप किसी के साथ कितना जुड़ रहे हैं, आपके पास अगर मान लीजिए 2 घंटे, आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं और आप 2 घंटे किसी दूसरे को 2 घंटे में से कितना दे रहे हैं, 2 घंटे में से कितना दे रहे हैं। अगर आपने उसको 1 घंटा दिया है, अपने जो मित्र हैं उस मित्र को अपनी बातचीत करने में प्लस में और काम में आपने 1 घंटा दिया है, तो आपका वहाँ पे तुल्यांक की बार कितना होगा, 1 होगा। यदि आप 2 के 2 घंटे पूरे दे रहे हैं तो कितना होगा, आपका 2 तुल्यांक की बार होगा। यदि देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे a और कितना लिखा है सर आपका b लिखा, तो यहाँ पे सर इसका कितना है 50, इसका कितना है 200 है। अब ये 200 का 200 टाइम्स को दे रहा है पूरा, इसका मतलब इसका तुल्यांक की बार यहाँ पे अब कितना होगा, 200 होगा। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे सर आपका 100 तुल्यांक की बार होगा, यहाँ पे कितना होगा सर आपका, इसमें 50 तुल्यांक की बार होगा। तो समझ में आया कुछ इसमें। तुल्यांक की भार क्या होता है, एक तुलनात्मक भार होता है। यदि मान लीजिए और उदाहरण आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास कोई भी वस्तु है और इस वस्तु को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 व्यक्तियों को देना है। अब आधी तो इसके साथ जाएगी, आधी इसके साथ जाएगी, तो इस आधी वाली स्थिति में जो इसका भार होगा वो क्या कहलाएगा, इसका आपका तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। चलो ये तो हमारा सिंपल दैनिक जीवन का मैंने आपको उदाहरण बता दिया। याद क्या रखना है, यदि कोई आपके साथ कोई है वो आपको कितना टाइम दे रहा है, कितने में से कितना टाइम दे रहा है, आधा दे रहा है तो आपका तुल्यांक की बार उसका आधा कहलाएगा टोटल बार का। यदि 1/3 तो 1/3 कहलाएगा। यदि 4 दे रहा है तो कितना 1/4 आएगा। ठीक है, तो अब और देखो उदाहरण पे, तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, तुल्यांक की भार एक तुलनात्मक भार होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, अब ध्यान रखना एक बात नोट कर लेना कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में तुल्यांक की भार के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तुल्यांक की भार के आधार पर ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे HCl, क्या लिखा, या मैंने लिखा यहाँ पे H2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आपका यहाँ पे जल है, और एक लिख दिया मैंने आपका जैसे यहाँ पर NaOH लिखा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो सोडियम क्या आप इसको मानो आप मैग्नीशियम, क्या आएगा इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 है, तो पहले मैं क्या करूँगा, इस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार देखता हूँ। तो हमें क्या मालूम है कि सर इस ऑक्सीजन का टोटल भार कितना होता है, 16 ग्राम होता है। अरे कितना होता है, 16 ग्राम होता है। तो अब देखो कि सर यहाँ पे ये 16 ग्राम है, भाई ऑक्सीजन एक है 16 ग्राम, ये 16 ग्राम 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ये 16 ग्राम 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो सर इसका यहाँ पे कितना, यदि 16 ग्राम है तो 8 तो इसके साथ जुड़ेगा, 8 इसके साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में यहाँ पे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना है सर, 8 है। अब दूसरी बार उल्टा देखो, इस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो इसका 1, इसका भी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन का जब 1 होगा तो ऑक्सीजन की कितनी होंगी, 8 होंगी। जब इसका यहाँ पे 1 होगा तो इसकी भी कितनी होंगी, 8 होंगी। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इस प्रकार हमारे पास ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसमें देखो, यहाँ पर हमें पता है कि सर क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। अब ये 35.5 इसे पूरा दे रहा है, इस हाइड्रोजन को 35.5 पूरा दे रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, इसका तो सर 1, इसका कितना है बताओ, 35.5। इन दोनों के आपस में बराबर है। समझ में आ रही बात? इसमें क्या हुआ कि सर इसका 1, इसका 35.5 बराबर है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 बराबर है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे चलो और देखो इसको हम, और इससे बनाए Cl2 बना लेते, ठीक है, Cl2 हो जाएगा। एक और देखते हैं कैल्शियम, वो तो भी आगे आएगा जो भी उदाहरण। एक और देखो यहाँ पे Cu और ये वाला है। अगर मैं बात करता हूँ क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो सर यहाँ पे इसका कितना बताओ, 16 है। कॉपर का कितना होता है सर आपका, 63 के आसपास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 16 किसके बराबर है, 63 के बराबर है। परंतु सर हमें तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना मान रहे हैं, 8 मान रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जब ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा, 63 बटा कितने होंगे, 2 होंगे इसमें। अरे बात समझिए कि इसमें तुल्यांकी भार क्या है, एक तुलनात्मक भार होता है, एक तुलनात्मक भार होगा। यहाँ पे जब ये कह रहा है कि जब एक हाइड्रोजन होगी तो क्लोरीन का कितना भार होगा, 35.5 बराबर इसके बराबर होगा। यदि ऐसे कहूँ, मान लीजिए आपको H और Cl को जोड़ना है, H और Cl दोनों को रिएक्शन करानी है, तो मैंने कहा कि चलो ये तो आपने 1 ग्राम ले ली हाइड्रोजन, तो आपने 1 ग्राम ले ली। अब देखना इसमें, अब मैं तुलना करूंगा इस हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, मैं तुलना करूंगा हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, तुलनात्मक भार इसमें कि जब एक हाइड्रोजन होती है तो क्लोरीन का भार कितना होता है, 35.5। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन का भार कितना लूँगा, 35.5। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ पे देखिए 35.5 और 1 जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, इसमें HCl बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 मोल HCl का कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, H2 प्लस यहाँ पे सर इन दोनों के मध्य हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अब हमें क्या मालूम था कि सर जब एक हाइड्रोजन होता है, यानी हाइड्रोजन का 1 बराबर है ऑक्सीजन के 8 के बराबर है। कितने के बराबर है, हाइड्रोजन का 1 बराबर है ऑक्सीजन के 8 के बराबर है। तो यहाँ पे देखना है कि सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और 1 इसका 1 आएगा। अब हमें मालूम है कि ऑक्सीजन का 1 इसके बराबर है और आपका यहाँ पे 8 इसके बराबर और 8 इसके बराबर होगा। अरे 8 तो इसके बराबर हो जाएगा, 8 इसके बराबर है, तो अब क्या बनेगा बताओ इसमें। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऑक्सीजन के भार को 2 पार्ट में कितने सर यहाँ पे कितना आएगा, 8 और 8 आएगा इसमें, और क्या बनेगा तो इसमें H2 बनेगा, और क्या बनेगा H2 बनेगा। तो बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे तुलनात्मक भार है कि सामने वाला आपके साथ कितना जुड़ रहा है, वो जितना जुड़ेगा वही उसका तुल्यांकी भार है। आप किसी व्यक्ति के साथ कितना जुड़ रहे हैं, यदि मैं और भी समझाऊं, मान लीजिए आप किसी स्थान पे गए,
और आपने 10 दिन बताए, 10 दिन वहाँ पे बिताए, ठीक है, यानी मैंने 30 दिन आपको लिए घूमने के लिए बोला, ठीक है, कि आपको 30 दिन कहीं पे घूमने जाना है। तो आपने क्या किया कि जयपुर 10 दिन बिताए, 10 दिन आपने जयपुर में बिताए। तो उस स्थिति में आपने जयपुर और आपके मध्य जो रिएक्शन होगी, उस स्थिति में आपका तुल्यांकी भार कितना होगा, 10 दिन होगा। फिर आपने 20 दिन कहीं और पे बिताए, ठीक है, तो उस स्थिति में आपका तुल्यांकी भार कितना होगा, 20 होगा। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कभी भी तुल्यांकी भार समान भी हो सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। 35 यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का 8, अब कहीं पर 16 भी हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर मुख्य कितना होगा सर आपका इसमें 8 होगा। इसका मतलब होता है कि तुल्यांकी भार एक परिवर्तनशील है, हम स्थायी नहीं कह सकते कि इसका तुल्यांकी भार इतना ही होगा। चलो और देखो उदाहरण समझिए हम। एक तो क्या याद रखना है इसमें आपको कि तुल्यांकी भार एक तुलनात्मक भार होता है। इससे हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जब आपके अणु परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो तुल्यांकी भार क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखिए हमने क्या समझा, हाइड्रोजन का 1 बराबर है किसके बताओ, हाइड्रोजन का 1 बराबर होगा ऑक्सीजन के किसके, 8 के बराबर होगा, और यहाँ पे क्लोरीन की कितनी 35.5 के बराबर होगा। समझ रहे हो इसमें। यदि आप क्या करते हो, जब एक हाइड्रोजन को जोड़ते हो तो ऑक्सीजन के साथ कितनी आएगी, आधी ऑक्सीजन आएगी। और यहाँ पे देखिए H और O को जोड़ना चाहिए, यहाँ पे आपको हाफ O2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पे कितना आएगा H 1/2, यहाँ पे ये बन जाएगा सिस्टम, ये बनेगा हाफ O2 बनेगा, H2 बनेगा। यदि मैं मान लीजिए इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा कि सर आपका 1 H किसके बराबर, Cl कितने 35.5, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCl बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें किस प्रकार कोई परमाणु कितना भाग उसके कितना जुड़ेगा, वो तुल्यांकी भार के आधार पर हम क्या करते हैं, जाँच करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर कि कैसे परिवर्तनशील है। हाँ एक और देखो इसमें परिभाषा क्या बनती है, यदि तुल्यांकी भार को ध्यान रखना, यदि तुल्यांकी भार को यदि ग्राम के अंदर एक व्यक्त करते हैं, ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वहां पे क्या कहलाएगा, ग्राम तुल्यांकी भार। क्या कहलाएगा बताओ, ग्राम तुल्यांकी भार। इसका मतलब एक सोच है। यदि आपका दृष्टिकोण मान लीजिए किसी के प्रति कैसा है, मैं कहूँ कि आपको इस वस्तु के बारे में देखना है, कोई सोचेगा कि ये शायद मार्कर्स ये आपका सफ़ेद है, कोई सोचेगा नीचे से काला है, कोई सोचेगा लिखने में काम में आता है, ठीक है, कोई सोचेगा ऊपर से गोल है। तो ये आपका देखने का दृष्टिकोण है। यदि आप इसको ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, ग्राम तुल्यांकी भार कहलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे, यहाँ पे लिखा मैंने, एक तो ये लिखा और एक लिखा मैंने कॉपर ऑक्साइड लिखा, और यहाँ पे इसका नाम तो क्या हो जाएगा, इसका तो जाएगा कॉपर का मतलब क्यूप्रिक है, क्यूप्रस, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक, क्या हो जाएगा इसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, इस वाली स्थिति में कॉपर का तुल्यांकी भार चेक करना है, इस वाली स्थिति में कॉपर का तुल्यांकी भार चेक करना है। तो देखो इसमें अब कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखो हम, तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला होता है तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी यहाँ पे आएगा इसमें, यार तुल्यांकी में क्या समस्या आ रही है, तुल्यांकी भार बराबर आएगा इसमें, क्या होगा तो तुल्यांकी भार बराबर है, इसमें आ जाएगा हमारे सामने, अगर इसकी 2 है तो यहाँ पे कितने बनेंगे इसके, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 2, इसकी 2 है तो यहाँ पे, हाँ इसमें ऑक्सीजन अंक 2 माना जा रहा है, तो इसमें आएगा इसका तत्व का परमाणु भार, तत्व का यहाँ पे लिखो मोलर द्रव्यमान, तत्व का मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पे नीचे आएगा उसकी संयोजकता, क्या आएगी, उसकी संयोजकता आएगी। समझ रहे बात को इसमें। तो इसको देखो यहाँ पर कि सर हमें क्या करना है, ये जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है, पहले बना कैसे देखो इसमें, कि हमें पता है कि सर कॉपर की ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे 2 है,
कितनी है 2 है, क्योंकि आपको पता है इक वाली ज़्यादा होती है, अस वाली क्या होती है कम होती है। और सर इसकी कितनी -2, इसी तरह में कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि सर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर का यहाँ पे भार कितना होता है 63, कितना होता है 63 होता है। तो 63 तो क्या है इसका मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है इसमें आपकी 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 63 अपॉन कितना आएगा इसमें आपका 2 आएगा। अरे कितना आएगा ये 2 आएगा इसका। इस वाली स्थिति में सर इसका तुल्यांकी भार कितना है बताओ इसमें, इस वाली स्थिति में इसका तुल्यांकी भार कितना है, यहाँ पर आपका 63 है। ठीक है, जबकि इस वाली स्थिति में कितना आएगा सर, इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक 1 है, इस अस में ऑक्सीकरण अंक कॉपर का 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ 63 अपॉन कितना आएगा 1, तो कितना आएगा आपका 63 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस वाली स्थिति में तो कॉपर का तुल्यांकी भार 63 है, और जबकि इस वाली स्थिति में कॉपर का तुल्यांकी भार 63 अपॉन कितना आपका 2 है। तो हमेशा तुल्यांकी भार फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे देखिए अलग है और यहाँ पे क्या है अलग है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि एक ही तत्व भिन्न भिन्न यौगिकों के साथ जुड़ता है तो वहाँ पर उसके तुल्यांकी भार में क्या होता है परिवर्तन होता है। यदि एक ही तत्व भिन्न भिन्न यौगिकों के साथ जुड़ेगा तो उसके तुल्यांकी भार में क्या होता है परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है बनाए ठीक है, कि इस वाली स्थिति में तो तुल्यांकी भार कितना है, इस वाली स्थिति में आपको तुल्यांकी भार कितना है, कि यहाँ पे आएगा तत्व का मोल द्रव्यमान कितना है सर, यहाँ पे देखिए 63, तो 63 में अगर 2 ऑक्सीकरण अवस्था है 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 63 अपॉन कितना आएगा 2 आएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इसमें 1 है, तो यहाँ पे अगर 63 में इसका भाग कितना आएगा इसमें आपका 63 आएगा वापस। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ये तो कौन सी स्थिति में कि सर एक ही तत्व क्या होता है जब भिन्न भिन्न यौगिक बनाता है तो वहाँ पे इसकी तुल्यांकी भार में क्या होता है परिवर्तन होता है। अब आपसे पूछे कि सर यदि कोई अम्ल है, अब पढ़ेंगे हम अलग अलग, जैसे आपकी अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा, क्षार का तुल्यांकी भार क्या होगा, या हम बात करते हैं मूलक का तुल्यांकी भार क्या होगा, और यौगिक का क्या होगा, ऑक्सीकारक का क्या होगा, अपचय का तुल्यांकी भार पढ़ते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर, पहले देखिए पहला हम पढ़ेंगे इसमें अम्ल का तुल्यांकी भार क्या आएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार। अब ध्यान रखना यहाँ पे कौन से अम्ल आएंगे, यहाँ पर आपको याद है अगर थोड़ा बहुत जो आरएनएस के अनुसार है, आरएनएस वाले यहाँ पे अम्ल आएंगे, आरएनएस के अनुसार जो H+ देता है वो अम्ल होता है, और जो आपका नहीं देता है वो कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। जो OH- देता है वो क्या कहलाएगा, इसमें आपका क्षार होता है। तो आरएनएस के अनुसार देखिए यहाँ पे देखिए HCl है, H2SO4 है, और यहाँ हम बात करें यहाँ पे देखिए, और आपका एसिटिक यहाँ पे आएगा आपका एसिटिक अम्ल है, और यहाँ पे आपका ऑक्जेलिक अम्ल है, और उसके बाद में ऑक्जेलिक आएगा तो इसमें आपका ये कहलाएगा ऑक्जेलिक अम्ल है, या हम कह सकते हैं ऑक्जेलिक क्रिस्टल मान लो जिसमें आपका क्रिस्टल जल होगा, यहाँ पे आएगा इसमें, इसको बनाना चाहो तो यहाँ पे C2O4, यहाँ पे H2, यहाँ पे आएगा इसमें 2H2। इसका नाम लिखूं, देखो इसका नाम तो क्या होगा सभी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा इसमें, अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल है, इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक, क्या होगा इसमें सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसमें सल्फ्यूरिक यहाँ पे आएगा क्या, और इसमें आएगा सल्फ्यूरिक, यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पे कौन सा है ये आपका एसिटिक अम्ल है, और यह आपका ऑक्जेलिक है, ऑक्जेलिक एसिड है, और यह आपका क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड है, क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड है। अब हम क्या करते हैं, इसके आधार पे हम प्रत्येक अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो देखो अम्लों का तुल्यांकी भार निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार, इसका मतलब कोई आपके साथ कितना जुड़ रहा है, कोई आपके साथ कितना जुड़ रहा है वो इसका तुल्यांकी भार है।
यदि पूरा जुड़ रहा है तो यहाँ पे पूरा तुल्यांकी भार आएगा, यदि आधा जुड़ रहा है तो आधा तुल्यांकी भार होगा। कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं कि कहने में तो और परंतु करने में कुछ और, तो जो करता है वही तुल्यांकी भार होगा। कहने में तो कहते हैं कि हम आपके साथ पूरी बिताएंगे, ठीक है, परंतु बिताते हैं थोड़ी बहुत ही, तो जितनी बिताएगा वही तुल्यांकी भार है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा क्या बनेगा, इसमें अम्ल का मोलर द्रव्यमान, अब मोलर आपको आता है, ठीक है। उसके बाद में को बिंदु कौन सा इसमें छा रखता हूँ। अब सर ये क्या आ गई, हमें ध्यान रखना इसमें, इच्छा रखता को समझना है। सूत्र क्या है, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का मोलर द्रव्यमान, उसके बाद उसकी इच्छा रखता हूँ। इसको लेना है कि ऐसे लोग देखते हैं यहाँ पे आर्डिनेंस क्या बोलता है कि यदि कोई अम्ल, यदि कोई पदार्थ अगर मान लीजिए तोड़ने पे वियोजन पे अगर H+ देता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, इसमें अम्ल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें परिभाषा को ध्यान से समझना। आप परिभाषा क्या कहती है, यदि कोई पदार्थ टूटने पे H+ देता है तो वो अम्ल कहलाता है, नहीं कि ये कहलाता है। ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जब कोई पदार्थ टूटता है, टूटने पे H+ देता है तो वो अम्ल कहलाएगा, ये अम्ल कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का। तो सर ये क्या कहलाएगा इसमें, ये तो सर हमारा क्षार है और हमें पता है कि आवर्त सारणी में H+ वाले क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये HCl अगर मान लीजिए एक H+ देता है तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। अरे कितनी होगी क्षारकता बताओ इसकी, इसकी क्षारकता 1 होगी। इसी प्रकार आपका जो H2SO4 है ये क्या करता है, इसमें 2 H+ मिलेंगे, जैसे यहाँ पे तोड़ने का तरीका आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 2 H+ मिलेगा, ठीक है। तो 2 H+ यहाँ पे कितना आएगा, इसकी क्षारकता कितनी बताओ इसकी क्षारकता है सर आपकी 2। इसी प्रकार कौन सा आपका इसमें देखिए CH3COOH, इसकी कितनी, यहाँ से 1 H देगा तो कितनी होती है इसकी H+, तो यहाँ पे आएगा क्षारकता कितनी है इसकी बताओ, इसकी क्षारकता 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर आपका ऑक्जेलिक है। अब ऑक्जेलिक क्या करता है, यहाँ से 1, इसमें से 1 जाएगा तो अगर 2 में से कितने 2 जाएंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे 2 H+, तो यहाँ पे कितने आएगी क्षारकता बताओ इसकी क्षारकता आपकी 2 आएगी, कितनी आएगी 2। उसके बाद वो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो आपका ऑक्जेलिक है, कितना है जो ऑक्जेलिक है, इस ऑक्जेलिक की भी क्षारकता कितनी होती है सर आपकी 2 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 H+, तो यहाँ पे क्षारकता कितनी हो जाएगी इसकी 2 होती है। बात समझ में आ रही है, सीधी सी बात है कि जो जितना H+ देगा वो इसकी क्षारकता कहलाती है। वो क्षारकता का मान यहाँ पे नीचे लिखेंगे। क्षारकता है सिस्टम क्या, आप सोचेंगे सर बात तो हम अम्ल की कर रहे हैं, यहाँ पे क्षार क्या है। देखो बात समझना, केमिस्ट्री की मुख्य बात देखो कौन सी, परिभाषा आर्डिनेंस ने बोला था कि जो जलीय विलयन में वियोजित होने पर यदि H+ देता है तो वो क्या कहलाता है आपका अम्ल कहलाता है, नहीं कि ये कहलाता है इसमें, ये तो क्षार कहलाएगा इसमें, ये तो क्या कहलाएगा इसमें क्षार कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने H+ देगा वो इसकी क्षारकता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में अम्ल का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, इसका निकालो। देखो यहाँ पर हमें पता है कि सर HCl का कितना होता है, देखो 35। यदि आप चीज को बार बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। कितना होता है बताओ 35.5। इसका कितना होता है 1, तो कितना आएगा इसका बताओ 36.5। तो यहाँ पर आएगा 36.5 अम्ल का मोलर द्रव्यमान आ गया। उसके बाद में क्षारकता कितनी है सर आपकी 1, तो कितना आएगा तुल्यांकीय और तो इसमें 36 पॉइंट कितना आएगा 5 ग्राम, यदि ग्राम की बात करते हैं। इसी प्रकार इसका निकालते हैं तो यहाँ पे देखो अम्ल का तुल्यांकीय बार अम्ल का मोलर द्रव्यमान आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो निकाले फुर्ती से सर। इसका कितना 1 H का 1 2 का 2 जाएगा प्लस सल्फर का कितना 16, तो परमाणु क्रमांक होता है 32। इसका क्या होता है मोलर द्रव्यमान होता है। 1 ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना हो जाएगा अरे कितना 64। ये लो अब जोड़ो कितने होते हैं इसको, ठीक है। तो जोड़ने पे कितने होते हैं आपके इसमें लगभग 34 और 34 8, और उसके बाद में कितने लगभग यहाँ पे 34 आ रहा है, तो इसमें जाएगा लगभग 98। कितना आएगा 98। तो यहाँ पे आएगा 98 अपॉन कितना आएगा, कितनी क्षारकता 2, तो यहाँ पर आएगा इसमें 2। और कितना आएगा बताओ इसमें, यहाँ पे सर आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 9। ये ग्राम में आएगा अगर ग्राम है तो। इसी प्रकार ये किसकी आ रही है टोटल अम्ल की क्षारकता आ रही है, ध्यान रखना इस बात का केवल। और यहाँ पे कितना आएगा एसिटिक अम्ल, देखो इसमें कितनी होती है इसकी, इसका सर कितना होता है 12, यहाँ पे इसका 3, यहाँ पे कार्बन का कितना फिर 12, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 का 16 2 का 32, तो यहाँ पर आएगा 32
और फिर आपका इसमें एक ऑक्सीजन, तो जोड़ो कितने होते हैं, देखो 12 और 12 कितने आपके 24, 24 से यहाँ पे 4 कितने होते हैं 28, और 28 से 32 कितने होते हैं, वो 32 जोड़ो इसमें, अरे जोड़ना तो आपका आता होगा, ठीक है, कितने होते हैं 60, तो यहाँ पर आएगा इसमें 60 अपॉन कितना आएगा 2 है 1, तो यहाँ पर आएगा इसमें 1, तो कितना आएगा इसका 60 तुल्यांकी भार आएगा। इसी प्रकार हम इसका निकालते हैं, देखो इसमें इसका कितना सर, देखो यहाँ पे 1 का सर यहाँ पे 12, 2 ऑक्सीजन का 32, थोड़ा डायरेक्ट बोलूँगा रे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 2, अब जोड़ दो फिर कितने होते हैं सर आपके कितने 44, 2 46, कितने आएंगे इसमें, देखो इसमें 46 हो रहा है 46, तो यहाँ पर आएगा किसका भाग लगेगा इसमें 2 का, तो यहाँ पे आएगा 46 बटा आपके 2। अब सर समस्या कौन सी है सर, यहाँ पे डबल है, ये पूरा कोष्टक ध्यान रखना डबल में से COO इस प्रकार इस स्थिति में, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ इसमें कि पहले सर हम कोष्टक का निकालेंगे, किसका निकालेंगे कोष्टक का, देखो यहाँ पे निकाले, इसको दिख रहा होगा सभी को C, और हमें इसका निकालना है, एक ऑक्सीजन का 12, एक कार्बन का 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 1, और कितने होते हैं 16 16 32, 32 से 12 कितने होते हैं 44, 44 से आपका एक 45, और 45 का दोनों कितने 90, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ इसमें 90 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 90/2 कितना आएगा सर आपका 45 आएगा, ये इसका तुल्यांकी भार आ गया। इसी प्रकार इसका निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर इसको लिखें, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, एक कार्बन का 12, 2 का 24, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना होता है भाई 4 का 64 है, यहाँ पे इसका 2, ये डॉट का मतलब प्लस में आएगा, ठीक है, एक एच का कितना होता है 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके 16, अब जोड़ो सभी कितने होते हैं 16 और 2 कितने होते हैं भाई 16 और 2 आपके 18, और 18 और 2 कितने होते हैं 20, और 20 आपके कितने 64 कितने होते हैं 84, यहाँ पे 20 कितने होंगे रे 84 आपके 104 108 कितने हो रहे हैं 108 के आसपास होगा सही, जो भी आएगा, ठीक है, जोड़ना आप, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 108, और यहाँ पे कितनी 2, तो कितना आएगा 56 के आसपास आ रहा है, कितना आएगा 56 के आसपास आएगा इसे, ठीक है। तो मुख्य बात क्या समझ रही है, ये देखो पहली बात तो ये नियम कहाँ पे लगेगा, एक तो आर्डिनियस होगा, आर्डिनियस वाला अम्ल होगा तो नियम लगेगा, क्योंकि H+ होना चाहिए, उसकी क्षारकता होनी चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में और आगे बढ़े, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है जैसे क्वेश्चन आया भी था, जैसे आपका उसका एल्कोहल का पूछा था आपसे, ठीक है, सॉरी ग्लूकोज का पूछा गया था क्वेश्चन, ग्लूकोज का क्वेश्चन आया था कि उसमें C6H12O6 का आपका मूल्य द्रव्यमान कितना होता है, तो 180 था, ठीक है, सभी को मालूम है। तो अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन आपने बताया नहीं, अरे मैंने आपको तरीका सिखा दिया, मैंने तरीका सिखा दिया, जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट वापस, मैंने आपको तरीका सिखा दिया कैसे निकालते हैं। तो हमने एक मेथड पढ़ लिया कि अम्ल का कैसे निकालते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे क्षार का, कि क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अब क्षार कौन से होने चाहिए, क्षार वही आपके इसमें कौन से, अरे आर्डिनियस वाली क्षार, तो यहाँ पर आएगा 2 में, देखिए 2 में आएगा क्षार का तुल्यांकी भार, तो हमारे पास वही फॉर्मूला। अब पहले सर कौन कौन से क्षार हो सकते हैं, एक तो जैसे आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम सभी को याद होगा, इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें OH होना चाहिए, और यहाँ पर क्या आएगा एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 3 आ गए। ये तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कि एक फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे आएगा इसका अगर डायरेक्ट लिखो तो यहाँ पे से मान लो इस क्षार का तुल्यांकी भार कितना आएगा रे, तो यहाँ पे आएगा क्षार का मोलर द्रव्यमान, और क्या आएगा मोलर द्रव्यमान, और उसके बाद में क्या आएगी, अब देखना वहाँ पे क्या क्षारकता, तो यहाँ पे क्या आएगी अम्लता, क्या आएगी अम्लता। तो अब देखो यहाँ पे किसकी बात करते हैं NaOH, ये एक OH देगा तो यहाँ पे कितनी आएगी बताओ, इसमें एक OH माइनस तो कितनी आएगी अम्लता
सर इसकी अम्लता आएगी बतौर ए, लालो कितनी आएगी रे, 1 आएगी। उसके बाद में क्या है बताओ, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा सर आपकी इसमें OH -1 देगा, तो यहाँ पे कितनी आएगी अम्लता इसकी बताओ, इसकी एसिडिटी आएगी सर आपकी 1। इसी प्रकार आपका इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी कितनी आएगी रे सर आपका 2 देगा, कितने 2, तो यहाँ पे आएगा 2OH- कितनी एसिडिटी 2 कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कहलाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी कहलाएगी कितनी आएगी सर आपकी इसमें, अगर 3 OH- देगा तो कितनी आएगी इसमें 3 आएगी, कोई दिक्कत किसी को। तो हमारे पास इनकी अम्लता आ गई, हमारे पास इनका मोलर द्रव्यमान भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें सोडियम का कितना होता है, सोडियम का सर यहाँ पे 23, ऑक्सीजन का 8 और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना 16 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखें 24 16 कितने होते हैं 40, तो यहाँ पर आएगा 40। ये 1 क्या है इसकी अम्लता, तो यहाँ पे आएगा 1, इसका आएगा 40 ग्राम आएगा, ग्राम की बात करते हैं तो। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस सर इसका कितना होता है 39 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और आपका 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, इसमें से आप 1 जोड़ दो कितने होते हैं 56, तो यहाँ पर आएगा 56 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे इसका 56 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का कितना होता है सर आपका 40, 1 ऑक्सीजन का 16, यहाँ पे 1 एस का कितना 1, तो 16 और 1 17 और 17 का दूना कितना 34, तो यहाँ पर आएगा 34, दोनों को जोड़ो कितने होते हैं लगभग 74 अपॉन कितना आएगा 2, तो कितना आएगा इसमें बताओ, अगर भाग देंगे कितना आएगा सर इसमें 3 और आपके 7 कितना 37 के आसपास आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो Al की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, मोलर द्रव्यमान 27 होता है, ठीक है, साथ साथ याद करो। यहाँ पे देखो हमें पता है कि 1 OH का कितना होता है 16 होता है 17 होता है, 3 का कितना होता है 51, तो यहाँ पे आएगा 51, तो देखो कितना हो जाएगा इसमें 8 और कितने आपके इसमें लगभग 78 अपॉन कितना आएगा 2 है या 3, तो यहाँ पर आएगा 3, तो 3 का बार कितनी बार जाएगा इसमें 2 बार और आपकी 26 है, कितना आएगा इसका 26 आएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, हम लोग ये जो आपकी क्षार हैं क्षारों का तुल्यांक बाहर निकालते हैं। इसमें भी हमें वही बात याद रखनी है, कौन सी, कि सर क्षार आपके आरएनएस के अनुसार होना चाहिए, जो आरएनएस का क्षार है वो क्षार होना चाहिए। हम टाइम चेक कर लेते हैं कितना हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़नी तो आगे। तो हमें ध्यान कौन सा रखना है, उसके अनुसार आपका क्षार होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ो, कितनी पढ़ ली हमने 2, अब 2 की बात करें, तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा आएगा मूलक, और तीसरा कौन सा आएगा इसमें मूलक का तुल्यांकी भार या मूलकों का तुल्यांकी भार। यहाँ पे आएगा मूलकों का तुल्यांकी भार। अब सर यहाँ पे मूलक क्या होते हैं इनको देख लो आप। यदि मैं जैसे बात करूँ यहाँ पे अगर कैल्शियम और या आपके कार्बोनेट काकूथरी, इस काकूथरी को तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा सर आपका कैल्शियम +2 और आपका CO3- के रूप में टूटता है। रे मेरे को लग रहा है सर स्पीड बढ़ चुकी है मेरी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, इस काकूथरी की, ये भी सर इसका मूलक है, ये आपका धनात्मक मूलक धनात्मक आएगा, इसमें आपका ऋणात्मक आएगा। ये धनात्मक प्रकार का है और आपका ऋणात्मक प्रकार का है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये भी इसका मूलक है और ये भी है इसका मूलक है। तो मूलकों का तुल्यांकी भार निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या आएगा रे, मूलकों का या मूलक का तुल्यांकी भार बराबर होगा मूलक का मोलर द्रव्यमान। क्या आएगा रे, मूलक का मोलर द्रव्यमान। अभी भी कुछ नौजवान सो रहे हैं, मोलर द्रव्यमान क्या आएगा इसमें, अभी भी कुछ नौजवान सो रहे हैं, अभी तो फोरम का इंतजार कर रहे हैं कि फोरम भरेंगे उसके बाद में तैयारी करेंगे। अरे मत भरो फोरम, अन्यथा पछता होगी फिर बाद में। तो देखो यहाँ पर मूलक का मूलक, उसके बाद इसकी संयोजकता क्या आएगी, यहाँ पर उसकी संयोजकता। तो अब देखो यहाँ पे मैं से कहूँ कि जैसे काकूथरी को मैंने तोड़ा, तो काकूथरी को तोड़ने पे सर क्या रहेगा सर आपका K+2 और आपका CO3 आपका -2 आ रहा है। तो मैं इसका मान लीजिए धनायन का निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कैल्शियम का कितना होता है अरे भाई 40 होता है, ऑक्सीजन कितना है आपका 2, तो कितना आएगा इसमें बताओ 20 आएगा। इसी प्रकार इस कार्बन का निकालो तो यहाँ पे कितना आएगा, एक कार्बन का 12 होता है, 3 ऑक्सीजन का कितना होता है 48, 48 12 कितने होते हैं 60 बटा कितने आपके 2, तो कितना आएगा इसका 30 आएगा। लो
इस काकू3 का देखिए किसका आ गया, कैल्शियम +2 का है और किसका बताओ, CO3 - 2 का है। क्वेश्चन बन सकता है कि काकू3 में कैल्शियम जो आपका कार्बोनेट आयन है उसका तुल्यांकी भार कितना होता है। काकू3 की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में CO3 - 2 का तुल्यांकी भार कितना होता है, यह आपसे पूछ सकता है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, आगे देखो। यदि मैं से कहूँ यहाँ पे SO4 - 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका, इसका कितना होता है सल्फर का, सर सल्फर का 16, परमाणु क्रमांक कितना 16, 32, तो यहाँ पर आएगा 32 + 64 है, दोनों को जोड़ो कितने होते हैं, किसका 2 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें आपका 6 और आपके 9 और यहाँ पे 2, उसके बाद कितना आएगा, फुर्ती से बोलो रे, अरे कितने आएंगे इसमें सर आपके 4 और यहाँ पे कितना आएगा 48 आएगा। इसी प्रकार किसका निकालना है, जैसे आपका PO4 - 3 का निकालना है तो फास्फोरस से कितना, इसका 31 कितना होता है 31 और ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 64 है, यहाँ पे कितना आएगा 3, दोनों को जोड़ो कितने आएंगे 5 और आपके कितने 9, 95 में 3 का भाग देना है तो कितना आएगा भाई, लगभग आपकी 3 बार जाएगा इसमें और आपके इसमें 1 बार जाएगा, कुछ पॉइंटों में से आएगा आपका आंसर। समझिए बात क्या, इसमें मूलकों का तुल्यांकी भार निकालने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, मूलक का मूल द्रव्यमान आएगा, उसके बाद उसकी संयोजकता कितनी है, ठीक है। इसके अलावा कैसे भी दे सकता है कि आपसे पूछें कि जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट में सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो हमारे पास जो मेथड था, जो आपने तरीका बता दिया कि उसके ऊपर क्या आएगा, उसका टोटल मोल द्रव्यमान आएगा, उसके बाद कितनी उसकी संयोजकता आएगी। ये जो किसका आएगा, केवल मूलक का आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर किसका निकाल लिया, मूलक का निकाल लिया। उसके बाद में आता है यौगिक। देखो यहाँ पर एक समस्या है, मैं से कह रहा हूं कि यौगिक का तुल्यांकी भार, किसका, यौगिक का तुल्यांकी भार, तो यहां पे नंबर 4 की बात करें, यौगिक का तुल्यांकी भार। अब यौगिक देखते हैं, भाई तू कितना टाइम दे सकता है मेरे को, तेरे में है क्या, मैं तेरे से करना तो चाहते हैं पर तेरे में कितना है। देखो यहाँ पे तुल्यांकी भार, यहाँ पे है तुल्यांकी भार, देखो इसमें सर यौगिक किसे कहें, तो कम से कम दो तो होनी चाहिए उसमें, और वो भी अलग अलग। तो जैसे मैं लिखा यहाँ पे काकू3 लिखा, तो सर यदि काकू3 आपका यौगिक है तो आपका चर्चिशील क्यों नहीं है, सर ये वाला आपका यौगिक इसका भी हो सकता है। अरे भाई ये तो इनमें तो आर्डिनियस है, इनमें तो आर्डिनियस, पर इसमें आर्डिनियस नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि जिनमें आर्डिनियस नहीं होगा उसका कैसे निकालेंगे, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आएगा यौगिक का तुल्यांकी भार, क्या आएगा इसमें, तुल्यांकी भार बराबर है मूलकों का। तो यहाँ पे क्या आएगा, मूलकों का, अब मूलक इसमें 2 होंगे इसमें, और एक ध9 एक ऋण, एक इसमें ध9, तो यहाँ पे आएगा ध9 मूलक का, ध9 मूलक का मोलर द्रव्यमान प्लस ऋणायन मूलक का, क्या आएगा इसमें ऋणायन, यहाँ पे आएगा तुल्यांकी भार, क्या आएगा इसमें मूलक का तुल्यांकी भार, और यहाँ पे आएगा इसमें ऋणायन मूलक का तुल्यांकी भार, क्या आएगा ऋणायन मूलक का तुल्यांकी भार। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले इसमें धनायन का निकालना है और फिर ऋणायन, दोनों को हमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम काकू3 + 2 का निकालना है, तो हम जानते हैं काकू3 में कितना होता है 40 और आपका 2 कितना आएगा 20, तो एक तो कितना हो जाएगा 20 प्लस क्या करना है सर, यहाँ पे जो आपका इसमें क्या है CO3, तो CO3 - 2 का कितना होता है बताओ, इसमें एक ऑक्सीजन का 16, 48 12 कितने आपके 60 बटा कितने हो जाएंगे 3 या 2, तो यहाँ पे 2 कितना आएगा इसका 30 आएगा, दोनों को जोड़ दो 20 और 30 कितने होते हैं इसमें 50, तो कितना आएगा इसका 50 ग्राम आएगा। समझ गए बात को इसमें। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम, आपके जो यौगिक हैं, यौगिकों का तुल्यांकी भार हम क्या करते हैं, तुल्यांकी भार की जानकारी करते हैं। हमने 4 पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो देखो हमने सबसे पहले अम्ल का पढ़ा कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, उसके बाद में हमने पढ़ा क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था बताओ, इसमें मूलकों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में क्या पढ़ा हमने, मूलकों के बाद में पढ़ा था हमने क्या पढ़ा रे लालो, यौगिक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अब हमारे 2 और पढ़ेंगे, कौन कौन से 2 और पढ़ेंगे, ठीक है।
एक पढ़ेंगे इसमें आपके अपचायिका का तुल्यांकी भार, और क्या पढ़ेंगे बताओ, एक पढ़ेंगे अपचायिका का तुल्यांकी भार, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगी सर ये ऑक्सीकारक अपचायिक क्या होता है, ऑक्सीकारक। अगला पढ़ेंगे हम ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार। अब सर ऑक्सीकारक किससे कहते हैं, एक परंपरा बनी हुई कौन सी भाई सर, जिसका क्या होगा अपचयन होगा, उसका क्या होता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ये परंपरा बनी हुई, तो देखो इस परंपरा का खंडन हम करेंगे, आपके रेडॉक्स हम पढ़ेंगे उस समय पूर्ण रूप से इसका खंडन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अभी तक आपको क्या याद रखना है, जिसका क्या होगा अपचयन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आपका ऑक्सीकारक बोलेंगे, ठीक है। तो इस ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में देखो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों में ऑक्सीजन का सिस्टम होगा। ये से बोल रहा है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है और अगर मान लीजिए इस 8 ग्राम ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता है, 8 ग्राम होता है, कितना होता है। तो ये बोल रहा है यदि मान लीजिए आप इसका क्या करते हो अपचयन, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए कितने इस पदार्थ की आवश्यकता होगी, ये जितना पदार्थ आवश्यक होगा उतना ही क्या होगा उसका तुल्यांकी भार होगा। समझिए बात को। इसमें मान लीजिए मेरे को सर 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करनी है और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए यदि मान लीजिए सर ये हमें 10 ग्राम की आवश्यकता होगी तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना होगा, 10 होगा। यदि मान लीजिए 20 है तो कितना होगा इसका, 20 ही तुल्यांकी भार होगा। चलो इसको देखते हैं सर। यहाँ पे देखिए मुख्य बात किसकी, इसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन की है, ये हमें ध्यान रखना है। लालियों एक रिएक्शन लिखिए यहाँ पर, अगर जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें सर आपका अपचयन होना चाहिए, ऐसी कोई रिएक्शन लिखिए जिसमें आपका अपचयन हो। अपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकले। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम उस रिएक्शन का मतलब ऐसे मान लो आप परमैंगनेट की बात करते हैं, इसमें आएगा KMnO4, क्या आएगा इसमें KMnO4, और क्या होगा KMnO4 की बात करें तो यहाँ पे आएगा K, और यार थोड़ा K में क्या हो रहा है, ये MnO4। इसकी रिएक्शन करवाते हैं आपके अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पे जब अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाएंगे तो अम्लीय में तो आपके दो, एक तो H2SO4 से करवा लो और या तो यहाँ पे आप करो सल्फ्यूरिक अम्ल से करो H2SO4। देखो ध्यान से समझ आए, हम क्या करवा रहे हैं सर ऑक्सीकारक, परंतु अपचयन होना चाहिए। अपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलनी चाहिए। अब पहले क्या क्या बन सकता है, क्या क्या बनने की संभावना है, तो देखो इसमें बनने की संभावना, एक तो इसमें K2SO4 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें जो कैसे बनेगा, यहाँ पर हमें पता है कि इसका ऑक्सीजन अंक 2 होता है तो इसका 1 होता है, तो क्या बनेगा K2SO4। एक बन सकता है इसमें आपका MnSO4 बनेगा, एक क्या बनेगा इसमें MnSO4 बनेगा। कैसे बना रहे हैं कि सर Mn का ऑक्सीजन क्योंकि परिवर्तनशील डी ब्लॉक का है तो यहाँ पे इसकी कितनी होती है, 2 हो सकती है, 4, 5, 6 जो भी ठीक है, 8 हो सकती है। तो यहाँ पे 2, इसकी भी 2, तो आपका MnSO4 बन गया, ठीक है। अब क्या बन सकता है सर, H बच रहा भी, तो H तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें आपका देखो H2 बन जाएगा। अब सर इसको बैलेंस करते हैं। सर आपने कहा कि ऑक्सीजन बननी चाहिए, ऑक्सीजन कहाँ बनी इसमें, हाँ नहीं बनी, चलो देखते हैं, पहले बैलेंस करते हैं इसको। तो बैलेंस करो, यहाँ पे देखिए सर आपके 2 हैं इसमें, तो सर यहाँ पर इतिहास गवाह कि यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे 2 हो गया तो Mn कितनी है, Mn 2, तो यहाँ पर सर आपका इसमें 2 आएगा, और कितना आएगा इसमें 2 आएगा। चलो ये भी 2 हो गया। अब सर Mn 2 हो गया, SO4 कितना है, SO4 सर इसमें कितना है, देखो इसमें 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें, बताओ 3 आएगा। अब देखो बैलेंस करते हैं कौन कौन बाकी इसमें, K कितना है सर, K इसमें 2 है, और यहाँ पे Mn कितना है, Mn 2, तो Mn भी इसमें 2 है। उसके बाद में सर यहाँ पे देखिए O4 है। अब O4 को क्या देखें सर, या ऑक्सीजन देखो कितनी है, ऑक्सीजन देखो कितनी, 4, यानी 8 तो ऑक्सीजन इसमें, अरे 4 दूना 8, यहाँ पे कितनी है इसमें देखो 4 3 12, कितनी है 12, कितनी हो रही 20 हो रही है। अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पे 4 प्लस कितनी है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 दूना 8, कितनी हो गई
8 तो सर कितनी 12 हो रही है, परंतु सर यहाँ पे 20 है। फिर भी देखो समस्या, H कितने हैं, H 3 दूना 6 और यहाँ पे कितने हैं, तो यहाँ पे 3 चिपकाओ। अरे कितने हो गई, 12 और 3 कितने हो गई 15। अरे कितनी 15 हो गए ना सर, 15 ऑक्सीजन कितनी बाकी है सर, 5 बाकी। तो 5 यहाँ पे ये इस रूप में बाहर निकलेगी, ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पे बाहर निकलेगी। समझे कुछ इसमें? आपको एक छोटी सी रिएक्शन याद होगी, जब हम क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीकारक इसके रूप में निकलता है। हमें मालूम है कि सर इस रूप में नहीं होता है, परमाणु इस रूप में नहीं होगा, परंतु हम ऑक्सीकारक की बात करें। कौन सी अवस्था में हो सकता है सर आपका, O2 कितना हो जाएगा इसमें, और यदि बात करता हूँ लगभग 2, यानी इस अवस्था में हो सकता है। परंतु हम किसकी बात करें, यहाँ पे ऑक्सीकारक की बात करें, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास लगभग 5 मोल ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करिए सर, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। मैंने आपको बोला था कि हमें तो कितनी 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे कितनी है, जब एक ऑक्सीजन का 16 तो कितनी सर, यहाँ पे तो 80 ग्राम प्राप्त हो रही है, यहाँ पे तो 80 ग्राम प्राप्त हो रही है। दूसरी बात सर किसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो अपचयन देखो सर यहाँ पे इसका अपचयन कैसे होगा, क्योंकि इससे ऑक्सीजन जा रही है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसमें इसका अपचयन होगा, यानी सर इसका क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो हमें इन दोनों में तुलना करनी है, केवल और केवल हमें इन दोनों में तुलना करनी है। कैसे, यदि मान लीजिए हमें तो 8 ग्राम करना है, कैसे भी एक नियम के आधार पे 80 ग्राम जब ऑक्सीजन होगी, क्या होगी, 80 ग्राम ऑक्सीजन पर कितने की केमिनोफोर की आवश्यकता होगी। अब सर हमें केमिनोफोर का क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2, ये 2 था आपका इसमें। अब कितना होता है इसका बताओ, यदि पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम का सर आपका कितना 39, Mn का कितना 54, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 64, तो 39, 54 और यहाँ पे कितना 64 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसमें बताओ, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना आएगा, 1 बच रहा है, तो 6, 12, 3 आपके 15, 157 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें 157 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है 80 ग्राम ऑक्सीजन पर 80 ग्राम ऑक्सीजन पर लगभग हमें 2 × 157 केमिनोफोर की आवश्यकता होती है। यदि मैं कहूं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना होगा बताओ, एक नियम के आधार पे, मैथ का नियम याद होगा आपको इसमें, अरे मैथ का एक नियम कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 80। और यदि आपसे बोले कि 8 ग्राम के लिए कितनी होगी, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 × 157 और कितना आएगा 80 × आपका इसमें कितना आएगा बताओ, यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 × 157 बटा कितने आपके 10। तो यहाँ पे काट लो फुर्ती से, कितने होते हैं, यहाँ पे कितने 4 और यहाँ पे कितने 31 और यहाँ पे कितना आएगा आपके 10, तो कितना आएगा इसमें 31 पॉइंट कुछ आएगा, इसमें 31.6 के आसपास या 4 के आसपास इसमें आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन ध्यान रखना ऐसे बन सकता है, आपको रिएक्शन देगा, ठीक है। रिएक्शन जैसे आपसे पूछ सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर केमिनोफोर दे सकता है आपको, भाई केमिनोफोर नाम भी आपका भाई ऑक्सीकारक है, इस ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कितना है। देखो सोचने की बात है, रटने का काम नहीं है, रट लिया तो फंस जाओगे, ठीक है, रटने का काम नहीं, ला लो, ठीक है। ध्यान से समझना है कि रिएक्शन आपको दे देगा, जरूरी नहीं है कि बैलेंस करके दे आपको। क्वेश्चन लगभग 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, एक जेट में आपके 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, मोल से संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो ला लो, ये क्या समस्या हो गई आपके सर, देखो आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शन में जो ऑक्सीकारक है, इस ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार कितना है। तो सर मोलर द्रव्यमान तो निकाल सकते हैं, तो आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि तुलना किसके साथ, हमें तो उस 8 ग्राम के साथ तुलना करनी है, तो 8 ग्राम के साथ तुलना करने में कितना आएगा, 31 पॉइंट कितना आएगा, इसमें 4 आएगा। रटने से काम नहीं चलेगा, रिएक्शन और भी दे सकता है, यहाँ पे रिएक्शन और भी दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो आपके क्या होते हैं ऑक्सीकारकों का तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब लास्ट बच रहा है हमारा इसमें अब चायकों का तुल्यांकी भार, किसका पढ़ेंगे, अब चायकों का तुल्यांकी भार निकालेंगे भाई लास्ट, ठीक है। कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो क्लास तो देख रहे हैं, परंतु क्लास यानी जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं है,
क्योंकि हमें मालूम चल जाता है जो हमारे पास जो हमारा ऐप है उस ऐप में कि कुछ नौजवान क्लास देख रहे हैं परंतु चैनल सब्सक्राइब नहीं है, तो कृपया अगर आप क्लास रेगुलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, यदि आप 2 क्लास आपकी जो एग्रीकल्चर और जो कहने का बायो की क्लास वो भी लेना चाहते हैं, तो आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। समझ रहे बात को इसमें? तो यहाँ पे देखिए अब निकालते हैं अपचय का तुल्यांकी भार। अपचय का तुल्यांकी भार, तो अब सर इसका कैसे? तो देखो यहाँ पर इसको समझना, जिसका ऑक्सीकरण होगा वही अपचायक होता है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वही क्या होगा सर, इसमें अपचायक होगा। इसका मतलब ये होगा वही 8 ग्राम का सिस्टम है, वही 8 ग्राम का सिस्टम चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, तो देखो इधर तो पहले तो ऐसी रिएक्शन देखना जिसमें क्या हो, जिसमें सर आपका ऑक्सीकरण हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ऐसे मान लो कि हम फेरस सल्फेट ही करवा रहे हैं किसकी, और कौन से माध्यम में, H2SO4 में करवा रहे हैं, इस माध्यम में, ठीक है। तो यदि रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या बनने की संभावना है? देखो यहाँ पर एक तो बन जाएगा Fe, इसकी 2 तो यहाँ पर आएगा इसमें Fe, क्योंकि हमें पता है कि Fe की 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, एक तो कौन कौन सी, तो यहाँ पे आएगा Fe2O3, तो SO4 और यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे कितनी 3 अवस्था है। उसके बाद में क्या बनेगा इसमें आपका H2 बनेगा। सर जी एक समस्या कौन सी कि सर यहाँ पे कहाँ पे बताओ ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ते हैं या हम यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़े इसमें। अब बैलेंस करते हैं इसको, ठीक है। देखो इसमें Fe कितना है, Fe सर आपका 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, SO4 कितना है, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे कितने 1, तो यहाँ पर 3, ये भी खेल खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में H कितना है, H यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2, ये भी हो रहा है। ऑक्सीजन कितनी है सर आपकी 1, ये भी पूरा हो गया, तो पूरी बैलेंस हो रही रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को। अब की बार हमें इन दोनों में तुलना करनी है, इन दोनों में हमें तुलना करनी है। कैसे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, बताओ कितनी है सर आपकी 16 ग्राम, कितनी है 16 ग्राम। तो ये बोल रहा है यदि 16 ग्राम ऑक्सीजन, कितनी 16 ग्राम ऑक्सीजन पर कितना, बताओ ये कितना यहाँ पर 2 इंटू कितना है इसका मोलर द्रव्यमान, फेरस सल्फेट का मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा रे, यहाँ पे 2 इंटू कितना होता है, Fe का कितना होता है, Fe का 55 के आसपास होता है, 55, इसका कितना होता है 32, अरे 32 कितना 64, तो यहाँ पर आएगा 55 और आपका इसमें 32 और आपका 64 कितने होते हैं बताओ इसमें, ये आपकी 5, 7 और 7, 4 आपकी 11 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे इसमें 10 और आपकी 151, कितना आ रहा है इसमें 151 आ रहा है, अरे कितना आएगा इसमें 151। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए तो कितना आएगा इसमें बताओ, 2 इंटू 151 बटा कितने आपके इसमें 16, तो यहाँ पे बताओ इसमें 8 ग्राम के लिए कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 151 बटा यहाँ पे 16 इंटू आपका 2 कट जाएगा तो कितना आएगा इसमें, यहाँ पे कटेगा तो 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, फिर यहाँ पे 8 है, कटेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा इसमें 151 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए हम अपचाय का तुल्यांकी भार निकालते तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना है 151 ग्राम, कितना है 151 ग्राम यहाँ पे इसका तुल्यांकी भार है। लालो लालियों आपको ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, यदि आप एक क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं तो आपको फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो यही आपको ध्यान रखना है। और जिसका भी जो है कृपया आराम से खुशी मनाओ, ठीक है, और जो आप कर रहे हैं वही आपको करना चाहिए। आगे की जो क्लास होगी उसमें जो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा लगभग शायद पूरा होने के अंतिम लगभग 1 या 2 क्लास और बनेगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा।